आर्यन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन वह आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है। इसी चुनौती को पूरा करने के लिए वह राजस्थान के एक सुनसान इलाके में स्थित भानगढ़ी कोठी पहुंचा। गांव वालों का कहना था कि इस कोठी के ऊपरी माले पर एक कमरा है जिसे पिछले 50 सालों से खोला नहीं गया है। कहते हैं जो भी उस कमरे में रात बिताने गया वह सुबह कभी बाहर नहीं आया। भारी लोहे की जंजीरों को काटकर आर्यन ने कमरे के अंदर कदम रखा। कमरा धूल से अटा पड़ा था, दीवारें काली पट्टी डीएच चुकी थीं और हवा में सड्डी ढन और पुरानी चमेली के तेल की मिलीजुली गंध थी। आर्यन ने अपने नाइट विजन कैमरे और ईएमएफ मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने का यंत्र को सेट किया। 11:30 PM। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। आर्यन के मुंह से भाप निकलने लगी। 11:45 PM। मेज पर रखा हुआ एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप घूमने लगा। उससे कोई संगीत नहीं, बल्कि किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, कमरे की ऊर्जा पूरी तरह बदल गई। आर्यन ने देखा कि दीवार पर लगी एक बड़ी सी पुरानी पेंटिंग की आंखों से खून बह रहा है। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है। उसके चारों ओर साए उभरने लगे, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों। कोने में एक छोटी बच्ची बैठी थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। छत से एक आदमी उल्टा लटका हुआ था जिसकी आंखें सफेद थीं, और सबसे भयानक थी वह साया जो आर्यन के ठीक पीछे खद्दा था। आर्यन ने जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। वह साया कोई और नहीं बल्कि स्वयं आर्यन था, लेकिन उसका शरीर सड्डी डीएच चुका था और वह अपनी ही मौत का मंजर देख रहा था। आर्यन भागने के लिए दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां केवल दीवारें थीं जो धीरे धीरे पास आ रही थीं। कमरे में मौजूद सभी रूहें एक साथ चिल्लाने लगीं। उनकी आवाजों में एक ही संदेश था, तुमने हमें डिस्टर्ब किया, अब तुम भी हमारी तरह इस कमरे का हिस्सा बनोगे। सुबह जब गांव वाले कोठी के पास पहुंचे तो कमरा बाहर से बंद था। जंजीरें वैसे ही लगी थीं जैसे बरसों से थीं, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से झांका तो धूल भरी दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। वह आर्यन की थी, जिसकी आंखों में आज भी वही पुराना खौफ कैद था। आर्यन के ईएमएफ मीटर की सुई पागलों की तरह नाच रही थी। अचानक मीटर से धुआं निकलने लगा और वह जलकर राख हो गया। कमरे की रोशनी पूरी तरह खत्म हो गई। अब वहां केवल आर्यन की टॉर्च की कमजोर रोशनी थी। जैसे ही आर्यन ने टॉर्च को कमरे के कोने में घुमाया, उसने देखा कि दीवार की सीलन से काला गाढ़ा तरल ऊज टपक रहा है। वह पानी नहीं था, वह सड़ा हुआ मांस और खून जैसा दिख रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के पास कुछ ठंडा रेंग रहा है। उसने नीचे देखा, सैकड़ों कटे हुए हाथ फर्श से बाहर निकल रहे थे, जो उसके जूतों को पकड़कर उसे जमीन के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। झर्र झर्र। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी के पीछे की दीवार पर एक विशालकाय परछाई दिख रही थी। वो परछाई बिना किसी शरीर की थी। वह दीवार से बाहर निकली और धीरे धीरे आर्यन के चेहरे के पास आई। आर्यन हिल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा कोई खींच रहा हो। कमरे का तापमान अब 30°C तक पहुंच चुका था। तभी अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला। उसके अंदर से एक औरत का सिर बाहर निकला, जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और चेहरा पूरी तरह गायब था। वहां सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। वह चिल्लाई नहीं, बल्कि उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, क्या तुम मेरी आंखें ढूंढ दोगे? पिछली रात जो आया था उसने मेरी आंखें खा ली थीं। आर्यन ने घबराकर अपने कैमरे की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर उसे कमरे में 40 से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे थे। कोई छत पर चल रहा था, कोई जमीन पर रेंग रहा था और कुछ उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन नंगी आंखों से उसे कोई नहीं दिख रहा था। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। 12:15 बजे थे। उसने 10 मिनट इंतजार किया, फिर घड़ी देखी। अभी भी 12:15 ही थे। उस कमरे में समय रुक गया था। वह उस पल में कैद हो चुका था जहां मौत बार बार आती है पर जान नहीं जाती। दीवारों पर अब आर्यन के बचपन की तस्वीरें उभरने लगीं, लेकिन उन तस्वीरों में उसके माता पिता के चेहरे की जगह कंकाल थे।
उसे एहसास हुआ कि यह कमरा केवल भूतों का नहीं बल्कि उसकी अपनी यादों और पापों का कब्रिस्तान है। अचानक कमरे की चारों दीवारें आर्यन की ओर सरकने लगीं। उन दीवारों में